हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं स्त्री बुक। तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें 19 चैप्टर्स हैं। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है स्त्री ना दे ना भावनाएं। तो यहाँ आचार्य प्रशांत बोलते हैं कि भावनाओं से खबरदार रहना, खासतौर पर स्त्रियों के लिए बड़े से बड़ा झंझट होती है भावनाएं। बात बात पर आंसू निकल पड़े, भावनाओं पर कोई समझ ही नहीं, कोई बस ही नहीं, और फिर इसलिए स्त्रियां गुलाम हो जाती है। आपकी भावनाएं बहका करके कोई भी आपको नियंत्रित कर लेता है, गाय बना देता है। बोलते भी हैं कई लोग कि हमारी बेटी तो गाय है, तो ऐसा बोलते भी हैं कई पेरेंट्स। तो यहाँ आचार्य जी ये बात बिल्कुल सही बोलते हैं कि भावनाओं पर स्त्रियों को कोई कंट्रोल नहीं होता। बात बात में उनके आंसू निकल जाते हैं, बात बात में वो भावनाओं में बह जाती हैं। तो आप दुनिया को देखिए ना, बेचारी स्त्रियाँ किसी क्षेत्र में अग्रणी नहीं हो पाई। राजनीति में देखिए नहीं दिखाई देंगी, कला में देखिए कम दिखाई देंगी, विज्ञान में देखिए कम दिखाई देगी, वो घरों में बस दिखाई देती हैं। और इसमें बहुत बड़ा योगदान भावनाओं का है, वो बाबू की पड़ी रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती ज़िंदगी में। तो यहाँ आचार्य जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो हर फील्ड में पीछे ही रहती हैं, पुरुष ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन आज के टाइम में कहीं महिलाएं ऐसी भी हैं जो हर क्षेत्र में आगे रहती हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। तो आज के टाइम में बहुत सुधार हो रहा है। लड़कियां, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं अपनी लाइफ में। पहले इतनी आगे नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में लड़कियां, स्त्रियां बहुत आगे बढ़ रही हैं अपनी लाइफ में। तो अभी काफ़ी सुधार हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। औरत के लिए यही पंक्तियाँ हैं क्या? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध, आँखों में पानी। इन दो चीज़ों के अलावा स्त्रियों के पास कुछ होता ही नहीं है, दूध और आंसू। तो आचार्य जी यहाँ ये बता रहे हैं कि स्त्रियों के ऊपर जो ये पंक्तियाँ हैं कि अबला नारी हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी, ये जो पंक्तियाँ हैं वो स्त्रियों के लिए बोली जाती है। करता है यहाँ प्रश्न करता है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं आचार्य जी से कि आंसू से बाहर कैसे निकला जाए और स्वयं को मजबूत कैसे किया जाए। तो आचार्य जी बोलते हैं, ये देखिए तो कि आप उन्हीं के साथ अटकी इसलिए हुई हैं क्योंकि उन भावनाओं को ही अपना बल मानती है। भावनाओं को बल न माने तो भावनाओं को पोषण क्यों देती है? तो प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि हमें उन्हें ज़्यादा महत्व देते हैं। आचार्य जी बोलते हैं बिल्कुल महत्व भी देते हैं, दर्शाते भी हैं, उन्हीं का उपयोग करके अपने काम भी बनवाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, मैंने भी देखा है। जो स्त्रियाँ होती है अपनी भावनाओं के जरिए अपने बहुत सारे काम मनवा लेती हैं। तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आचार्य जी। और यहाँ प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि वास्तव में भावनाओं के माध्यम से खुद को प्रताड़ित भी करती हैं। आचार्य जी बोलते हैं बिल्कुल, काम कितने बनते हैं भावनाएं दिखा दिखा कर कि मैं रूठ गई, मैं गुस्से में हूँ, मैं दुख में हूँ, और काम बन जाता है। औरतों से मुझे कितनी शिकायत है, उतने ही उनको लेकर के दुख भी है। उनको देखता हूँ बहुत दुख हो लगता है, और शिकायतें इस बात की है कि वो अपने दुख का कारण स्वयं है। औरतों की जो ख़राब हालत है इसका कारण वो खुद है। भावनाओं को वो अपना हथियार समझती है और ध्येय को वो अपनी पूंजी समझती है। ध्येय सजाएंगी, संवारेंगी, भावनाओं पर चलेंगी और सोचती हैं कि हमने बड़ा तीर मार दिया। और इन्हीं दो चीज़ों के कारण ध्येय और भावनाएं, ध्येय माने तन और भावनाएं माने मन, इन्हीं दो के कारण वो इतिहास में लगातार पीछे रही हैं और गुलाम रही है। ये बात ध्येय को अपनी पूंजी मानती है कि यही तो हमारी पूंजी है, तो वो अपने शरीर को सजाती है, संवारती है और अपना पूरा टाइम शरीर को सजाने संवारने में ही निकाल देती हैं। और भावनाओं दिखा दिखा कर उनके सारे काम बन जाते हैं, तो इसलिए वो हर फील्ड में पीछे रहती है और गुलाम रही हैं। जबकि स्त्री को प्रकृतिगत कुछ विशेषताएं मिली गई हैं जो पुरुषों के पास नहीं होती है, जैसे कि धैर्य स्त्री में ज़्यादा होता है, महत्वाकांक्षा स्त्री में कम होती है। ये बड़े गुण हैं। अगर स्त्री संयत रहे तो वो खुलकर उड़ सकती है, आसमान छू सकती है, पर वो इन्हीं दो की बंधक बनकर रह जाती है, तन की और मन की। आंचल में दूध माने तन और आँख में पानी माने मन, भावनाएं बन इन्हीं दो की बंधक है वो।
आचार्य जी बोलते हैं कि जीवन ध्येय के लिए नहीं है, ध्येय इसलिए है कि उसका सही इस्तेमाल करके मुक्ति के लक्ष्य तक पहुँचे। आचार्य जी ये बोल रहे हैं कि जो हमारा जीवन है वो हमारे शरीर के लिए नहीं है कि इसकी सजावट करते रहे, इसको सजाते संवारते रहे, इसके लिए हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन इसलिए है कि हम इस देह का इस्तेमाल करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, हम अपनी लाइफ में जो करना चाहें वो कर सकें। इस ही 2 काम करने हैं उसको, दूध और पानी, दूध और पानी। और उसी को मैंने उस लेख में लिखा कि औरतें 2 ही जगह पाई जाती है, बेडरूम में, रसोई में। तो ये बात बिल्कुल सही है कि औरतें ज़्यादातर 2 ही जगह पाई जाती है, एक बेडरूम में है, दूसरा रसोई में। पूरा रसोई से बेडरूम, बेडरूम से रसोई। खैर ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में भी महिलाएं इसी जगह, यही जगह पर पाई जाती है, बेडरूम रसोई में, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छी जगह पे वो पहुंच रही हैं। लेकिन आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो सिर्फ बेडरूम और रसोई में ही सिमट के रह जाती हैं और रह रही हैं। आज के टाइम में भी ऐसी महिलाएं हैं। तो बेडरूम माने दूध और रसोई माने पानी, और इसी को फिर वो अपना बड़ा बल समझती है। वास्तव में स्त्रियों में जो एक विशेष गुण होता है वो उसे पुरुषों से बहुत आगे ले जाए, और वो गुण उसमें होता है समर्पण का, डिवोशन का। औरत पुरुष की अपेक्षा थोड़ी भोली होती है, और एक बार वो समर्पित हो गई किसी चीज़ के प्रति तो समर्पित रहती है, ये बड़ी बात है। तो इस गुण के कारण वो किसी भी काम में बहुत आगे जा सकती हैं, क्योंकि निष्ठा से करती हैं काम। मैंने देखा है जितनी निष्ठा से एक लड़की काम करती है उतनी निष्ठा से लड़कों को करना मुश्किल पड़ता है। लेकिन फिर वही आंचल का दूध और आँख का पानी आड़े आ जाता है और फिर सब खत्म, बर्बाद। आचार्य जी बोल रहे हैं कि जितनी निष्ठा से एक स्त्री काम करती है उतनी निष्ठा से पुरुषों के लिए काम करना बहुत भारी पड़ता है। लेकिन उन स्त्रियों के 2 ही चीज़ें आड़े आती है, आंचल का दूध और आँख का पानी, तो फिर सब खत्म और बर्बाद। तो प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि यही होता है, चाहते हुए भी हम उनसे निकल नहीं पाते। तो आचार्य जी यहाँ बोलते हैं कि सब निकल जाएंगे, लेकिन बीच बीच में आपको भावनाओं से फ़ायदा मिल जाता है ना, तो आप बहक जाते हैं। आपको लगता है कि भावनाएं तो बहुत बढ़िया चीज़ है, यही फ़ायदा मिला है, रोए तो नया हार मिल गया, अब काहे को रोना बंद हो, तन दिखाया, तन सजाया तो बड़ा सम्मान मिल गया, जमाने ने कहा वाह क्या सुंदर महिला है, पति पीछे पीछे आ गया, जैसे कि मैंने जरा तन को आकर्षक बनाया, तो फिर बिल्कुल बहक जाता है स्त्री का मन। प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि नहीं, ये सोच से भी परे है, जो आपने अभी उदाहरण दिया है उनसे भी परे हैं। आचार्य जी बोलते हैं अब आदत बन गई है ना, पुरानी आदत है, आदत बन गई है, आदत को बनने ही नहीं देना चाहिए। तो छोटी बच्चों में सजावट की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। माँओं को मैं देखता हूँ कि छोटी बच्चियों को ही परियां बना रही होती है, और इतनी सी बच्ची है उसको परी बनाकर घुमाएंगी, और वो छोटी बच्ची है वो टीवी पर भी यही देख रही है कि परी परी, अब वो अभी से सजने संवरने लग गई तो अब वो कहाँ बचेगी। तो यहाँ आचार्य जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भावनाओं में बहना और भावनाओं में बह के अपने काम बनवा लेना, ये सब स्त्रियों की आदत बन गई है, और ये उन्होंने अपनी आदत बना ली है, पर इस आदत को बनने ही नहीं देना चाहिए। और मैंने भी देखा है कि छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनको भी उनकी जो माएँ होती है वो सजा के सवार के एकदम परी बना के घुमा रही होती हैं, और उनको बहुत, वो टीवी पे भी यही देख रही होती है सब कि छोटी छोटी बच्चियाँ बहुत सुंदर सी और क्यूट सी बन के, एकदम परी सी बन के घूम रही होती हैं। यही टीवी पे वो देखती हैं और खुद भी फिर ऐसे ही मतलब रहती हैं। माएँ भी अपनी लड़कियों को ऐसे ही रखती है। तो यहाँ आचार्य जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा ही होता है, मैंने भी ऐसा ही देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, क्योंकि आजकल चल ही ऐसा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि 6-6 साल की बच्चियाँ लिपस्टिक लगाकर घूम रही हैं, बर्बाद। और पुरुष का स्वार्थ रहा है कि औरत को शरीर ही बना रहने दे, तो वो का तारीफ़ भी खूब करेगा। औरत अगर सरल, साधारण, संयमित रहे ध्येय से, तो पुरुष उसकी कोई तारीफ़ नहीं करता। तो आचार्य जी बोल रहे हैं कि 6-6 साल की जो लड़कियां हैं वो लिपस्टिक लगा के घूम रही होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, मैंने भी देखा है। बहुत छोटी छोटी बच्चियां लिपस्टिक लगा के घूम रही होती हैं, और वहीं कोई एक सजी सवरी छैल छबीली निकल जाए तो पुरुष सब तालियां बजाने लगते हैं, वाह वाह करेंगे, और वो औरतों को लगता है कि हमारी तो बड़ी इज्जत है, बड़ा मान है, हमारा तो बड़ा मूल्य है।
और वो पागल, वो जानती भी नहीं है कि उनको शोषण किया जा रहा है। कि प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि हम सजते संवरते हैं ताकि हमें देखे, अगर नहीं करेंगे तो एक असुरक्षा सी लगती है। तो यहाँ आचार्य जी बोलते हैं, अरे तो भाई आपके पास देह के अलावा और कोई गुण नहीं है क्या? ये आप समझ रहे हो या क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो मेरे पास तो कोई गुण है ही नहीं, पति मुझे देखे और तो न मुझे कोई कला आती, न ज्ञान है, न किसी काबिल हूँ, तो मेरे पास एक ही पूंजी है क्या? शरीर। तो शरीर के ही बल पर पति को आकर्षित करती हूँ। ये कितनी जलील बात है। तो 1000 तरीके हो सकते हैं अपना मूल्य बढ़ाने के। अरे कोई कला सीख लीजिए, किसी नई चीज़ का निर्माण करिए, स्थापना करिए, अपने व्यक्तित्व में ऐसी रोशनी लाइए कि दुनिया को आपकी ओर देखना ही पड़े। तो आचार्य जी यहाँ समझा रहे हैं कि आपके पास देह ही सब कुछ नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हमारे पास सिर्फ एक ही पूंजी है, देह, ऐसा नहीं है। आप कोई कला सीख लीजिए, किसी नई चीज़ की स्थापना करिए और अपने व्यक्तित्व में ऐसी रोशनी लाइए कि दुनिया को आपकी ओर देखना ही पड़े। उसकी जगह आप कह रहे हो कि मुझे तो दुनिया में अपना स्थान बनाने का एक ही तरीका आता है क्या? शरीर। और ये करके आप और कुछ नहीं करते, पतियों में काम वासना का संचार करते हो और फिर पति पशु बनकर झपट्टा मारे तो कहते हो ये देखो दरिंदा। अब जब देखो तब एक ही बात सूझती है इसको और इसको बहका कौन रहा है, इसको उत्तेजित कौन कर रहा है? ये सब पतिजन सहमत हैं। सत्संग में पहली बार जान आई, श्रोतागण हंसते हैं और कह रहे हैं इतनी देर से गुरुजी ने असली बात बोली है। हम नहीं जानते शिकारी कौन है और शिकार कौन है। शिकार करने की चेष्टा मत करिए, शिकार हो जाएंगी। आप स्थूल रूप से शिकार हो जाती हैं क्योंकि सूक्ष्म रूप से शिकार करने की आपकी भी मंशा होती है, इस बात को स्वीकारिए। और हाँ, स्त्री सूक्ष्म रूप से शिकार करती हैं तो किसी को दिखाई नहीं देता, पुरुष स्थूल रूप से शिकार कर लेता है तो पता चल जाता है। जिसे शिकार न बनना हो वो शिकारी भी न बने। ये खेल ऐसा है जिसमें शिकारी का ही शिकार हो जाता है। तो यहाँ आचार्य जी बोलते हैं कि जो औरतें हैं वो सूक्ष्म रूप से पुरुषों का शिकार करती हैं और फिर स्थूल रूप से स्त्रियों का शिकार हो जाता है पुरुषों के द्वारा। तो आचार्य जी स्त्रियों से ये बोल रहे हैं कि आपको शिकार नहीं बनना है तो शिकारी भी मत बनिए, क्योंकि ये खेल ऐसा है जहाँ पे शिकारी का ही शिकार हो जाता है। ये फर्स्ट चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और इस फर्स्ट चैप्टर का जैसे नाम था कि स्त्रियां न ध्येय न भावनाएं, तो आचार्य जी ने हमें बताया इसमें कि स्त्रियां हर फील्ड में पीछे रहती हैं क्योंकि वो भावनाओं से बाहर नहीं निकल पाती, भावनाओं पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता और वो शरीर को सजाती संवारती है और इसी को अपनी पूंजी समझती है। क्योंकि उनको ना ऐसा लगता है कि अगर हम इस शरीर को सजाएंगे संवारेंगे तो कोई हमें देखेगा, हमें सम्मान मिलेगा, हमें इज्जत मिलेगी, हमारा मान बढ़ेगा। तो उनको एक सुरक्षा सी लगती है इस चीज़ में, तो इसलिए वो शरीर को सजाती है, संवारती है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें बर्बाद करती हैं। तो आचार्य जी हमें यहाँ ये समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आप लोगों के पास एकमात्र शरीर ही नहीं है। शरीर इसलिए होता है कि आप इसका उपयोग करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके ना। और दूसरी बात उन्होंने ये बोला है कि आप ये मत सोचो कि शरीर ही आपके पास एकमात्र पूंजी है, ऐसा नहीं है। आप कोई कला सीखिए, किसी नई चीज़ का स्थापना करिए, अपने व्यक्तित्व में ऐसी रोशनी लाइए कि दुनिया को आपकी ओर देखना ही पड़े। तो यहाँ पे आचार्य जी ने फर्स्ट चैप्टर में हमें बहुत अच्छी बातें बताई है। तो आपको ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ के कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे तो ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ के बड़ा मज़ा आया। आपसे अगली बुक के साथ